हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का सेकंड सेमेस्टर है एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा। इस सेमेस्टर से लगभग मैं 90% सिलेबस कवर कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। दोस्तों, अगर एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा इन तीनों के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का अगर आप कंपैरिजन करें तो एल्गी का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, और ब्रायोफाइटा और ये लाइकेंस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसलिए आज हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और कई सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर बीएससी सेकेंड ईयर की वीडियोस भी बनाइए, तो अब हम बीएससी सेकेंड ईयर की सबसे पहले जूलॉजी और बॉटनी इन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के कुछ टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर हम दोनों तरह के एस्पेक्ट्स को देखते हैं। एक होता है इसका यूजफुल एस्पेक्ट, एक होता है हार्मफुल एस्पेक्ट्स। मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, यूजफुल एस्पेक्ट्स को वो लिख देते हैं लेकिन हार्मफुल एस्पेक्ट्स को वो नहीं लिख पाते, ठीक है। जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तभी कंप्लीट होता है जब आप किसी भी, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो लाइकेंस हो, आप उसका यूजफुल एस्पेक्ट और हार्मफुल एस्पेक्ट्स ये दोनों आपको लिखना होगा, ठीक है। ये अलग बात है कि एल्गी के यूजफुल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो हार्मफुल एस्पेक्ट्स के ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन आपको हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी मेंशन करना होगा, तब जाकर आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर हमेशा ध्यान रखना यूजफुल एस्पेक्ट्स और हार्मफुल एस्पेक्ट दोनों आता है। दोस्तों, जैसा कि मेरा पिछला लेक्चर था एल्गी के ऊपर, हम कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने का मतलब है कि ये जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेगा, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा ये जो है फूड का भी फॉर्मेशन करेगा और ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब किसी चीज का संश्लेषण करना, यानी कि फूड का संश्लेषण होता है और ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है। और ऑक्सीजन इवॉल्व होने की वजह से जो इन्वायरमेंट है वो भी प्योरीफाई हो जाता है, ठीक है। और साथ में जो फूड का फॉर्मेशन होता है उस पर कई सारे एनिमल्स, कई सारे प्रोटोजोआ, कई सारे इंसेक्ट्स, ठीक है, ये सब जो है इस पर डिपेंड रहते हैं। तो एक तरीके से एल्गी को देखा जाए तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करता है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी का पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूजफुल एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। देखो, यूजफुल एस्पेक्ट्स में अभी आप क्या लिखोगे, आपको कैसे अपना लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने देखा आपकी इस बुक में, बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक में, ये जो एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा लॉन्ग में पूछा जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरेला के बारे में, क्लोरेला का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाए, ऐसा एमएससी में भी हो जाता है और बीएससी में भी हो जाता है। बट गाइज, जब भी हमेशा ध्यान रखना, आपके जो ये सेमेस्टर है एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस 2 नंबर में पूछा जाता है, लाइकेंस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस 2 नंबर में पूछा जाता है। बट जब भी ये आप देखेंगे एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आएगा वो लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है, एमएससी में भी और बीएससी में भी। तो इसलिए हम एल्गी को अच्छे से पढ़ेंगे और एल्गी का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है, उसके हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या है, इन सभी को हमें अच्छे से याद करना है। अब देखिए, आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की या फिर आप ज़्यादा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन पॉइंट वो याद करने हैं जिसके बेस पर आप एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और अपने एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एल्गी इज एज ए फूड, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजफुल एस्पेक्ट्स के नीचे आप क्या लिखेंगे कि एल्गी का जो यूज़ होता है वो एज ए फूड के रूप में होता है, रिसर्च के रूप में होता है, ठीक है। इसके थ्रू जो है रिसर्च भी की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरेला पर रिसर्च की जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि एल्गी का जो यूज़ है एज ए फूडर के रूप में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। तो जितने भी आप यहाँ पर इसके जो यूज़फुल एस्पेक्ट्स है वो पहले आप लिख दीजिए इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए नंबर फर्स्ट हेडिंग डालकर एल्गी इज ए यूज्ड एज ए फूड के रूप में, ठीक है। और किसके फूड रूप में, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। तो अब आपको देखिए क्या क्या करना है, आपको वो मेन पॉइंट्स यू नोट करने हैं। अब आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, हिंदी में एक्सप्लेन करें, डजेंट मैटर। आइए, आपके एग्जामिनेशन पैटर्न, आपने किस मोड में एग्जाम देना है वो तो आप पर डिपेंड करता है, बट आपको यहां पर जो एक्सप्लेनेशन देना है वो किस बेस पर देना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लार्ज नंबर ऑफ एल्गी हैव एंटर्ड इन द डाइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के डाइट के अंदर लार्ज एल्गी, काफ़ी सारे एल्गी हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के डाइट्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। और एंशियंट टाइम मतलब पुराने टाइम से ही, जैसे जापान में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एल्गी का यूज़ किया जाता है, जापान, चाइना,
या कोरिया, ये सब जो देश है एल्गी का भरपूर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इंडिया में भी यूज़ किया जाने लगा है। आगे देखते हैं एल्गी। एल्गी में आप कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक मैटर, विटामिन्स, विटामिन ए, सी, डी, ई भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसमें मिनरल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एल्गी में आप देखेंगे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जैसे कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक मैटर या विटामिन ए, बी, सी, ई या मिनरल सॉल्ट्स, ये सब प्रेजेंट होता है। क्लास फियोफाइसी की हम बात करते हैं। क्लास फियोफाइसी के अंदर रखा गया है पोरफायरा। दोस्तों पोरफायरा एक काफ़ी ज़्यादा फेमस एल्गी है और ये जो है जापान में इसको खाया जाता है। इसकी कई सारी स्पीसीज है जिसे जापान में इसको खाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पोरफायरा अम्ब्लिकस या पोरफायरा परफोरेटा, ये जो है फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। दोस्तों पोरफायरा एल्गी में अगर आप ध्यान से देखें, इसमें 100 ग्राम पोरफायरा एल्गी में लगभग आप उसमें से 11.4 ग्राम वाटर होता है एंड 35.6 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 0.75 ग्राम इसमें फैट प्रेजेंट होता है, 44.3% जो 3% में जो ग्राम है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, 8.0 ग्राम इसमें जो है विटामिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, विटामिन ए, B1, B2, C ये सब इसमें जो है पोरफायरा में प्रेजेंट होता है। तो इसका इंडस्ट्रियल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पोरफायरा का इंडस्ट्रियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इससे काफ़ी पैसा कमाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। दोस्तों जापान और कोरिया में पोरफायरा नामक एल्गी से एमन्यूरी एंड नूरी नामक फेमस फूड सब्सटेंस तैयार किया जाता है। दोस्तों यह जापान का एक फेमस जापानीज फूड है जिसे हम नूरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों नूरी में विटामिन बी, विटामिन सी की भरपूर मात्रा प्रेजेंट होती है। यह जापान में लगभग 15,500 एकड़ क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसमें लगभग 65 लाख पौंड पोरफायरा एल्गी उत्पन्न होती है। दोस्तों इस बिजनेस में 28 लाख US डॉलर का टर्नओवर होता है। दोस्तों पोरफायरा एल्गी में वाटर की मात्रा प्रेजेंट होती है, प्रोटीन की भी मात्रा प्रेजेंट होती है, फैट की भी मात्रा प्रेजेंट होती है और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें प्रेजेंट होता है और कई सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि पोरफायरा एल्गी का यूज़ जापान जो है बिजनेस पर्पस पर भी यूज़ करता है। अभी आप नोट करेंगे वेजिटेबल्स। दोस्तों कुछ एल्गी जैसे फॉर एग्जांपल अलेरिया, अल्वा, सार्गासम, लेमिनेरिया, दोस्तों इसका जो यूज़ है वो वेजिटेबल्स के रूप में भी जापान में लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्वा को हम समुद्री सलाद के नाम से भी जानते हैं। हम सिक्यूज के लिए नोट करेंगे अल्वा को जो है सलाद के नाम से, समुद्री सलाद यानी कि सी लेट्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये है, आप नोट कर लेंगे अलेरिया, अल्वा, सार्गासम, लेमिनेरिया, इसको जापान में जो है वेजिटेबल्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और स्कॉटलैंड में दोस्तों जैसे आपने इंडिया में देखा होगा लोग तंबाकू खाते हैं रगड़ रगड़ के उंगलियों पर। ठीक है, इस तरह से आप अपनी हथेली पर रखकर तंबाकू खाते हैं। उसी तरह से दोस्तों स्कॉटलैंड के अंदर एक एल्गी है रोडमेनिया पोमेटा, एल यहाँ पर साइलेंट रहेगा, रोडमेनिया पोमेटा को जो है लोग इस तरह से वहाँ पर खाते हैं। ठीक है, तंबाकू की तरह। तो अब यहाँ पर ये था वेजिटेबल्स और ये स्कॉटलैंड में तंबाकू की तरह खाते हैं। अब चौथा पॉइंट है दोस्तों क्लोरेला। दोस्तों MSc हो या BSc 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड नीट में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लोरेला एल्गी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसको आप अच्छे से यहाँ पर पहले इस टॉपिक को पढ़ें। इसके सभी पॉइंट्स को आपको नोट करना है। दोस्तों ग्रीन एल्गी क्लोरेला जो है एक यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है और दोस्तों इस पर रिसर्च चल रहा है क्योंकि फूड वैल्यू से रिलेटेड इस पर कई सारे रिसर्च चल रहे हैं। दोस्तों क्लोरेला जो है, इन क्लोरेला रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन, इसमें जो है प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा प्रेजेंट होती है और विटामिन की भी। इसमें लगभग 30% प्रोटीन, ठीक है, एंड 15% लिपिड, 30% कार्बोहाइड्रेट्स और 17 टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों विटामिन ए, सी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, B12 एंड के, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इस तरह के इतने टाइप्स के विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सब प्रेजेंट है। दोस्तों जापान में एक क्लोरेला की स्पीसीज है क्लोरेला इलिप्सोडिया। दोस्तों इसे क्या करते हैं, इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है? दोस्तों इसको चाय के साथ मिक्स करके वहाँ पर लोग पीते हैं। ठीक है, जापान में क्लोरेला इलिप्सोडिया एक ऐसी एल्गी है जिसे लोग चाय के साथ मिक्स करके उसे पिया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। आगे आता पॉइंट, कुछ एल्गी ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। दोस्तों इससे अगार अगार सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल जेलिडियम यानी कि जेली लाइक। दोस्तों जैसे जहाँ भी जेली का यूज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, तो आइसक्रीम में खाने पीने के सब्सटेंस में वहाँ पर उसको आप अगर उसको थोड़ा सा, अगर आइसक्रीम जो है सॉलिड नहीं रहेगी तो आप उसको खाओगे नहीं, तो उसके साथ जेली के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर भी इसका अगार अगार का यूज़ कर लिया जाता है। तो ये जो है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। और भी जैसे फॉर एग्जांपल सार्गासम एंड मैक्रोसिस्टिस, ये जो है डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में, डोमेस्टिक एलिमेंट को जो है इसको फूड के रूप में इसको यूज़ दिया जाता है। ठीक है, आगे का पॉइंट है इंडिया। इंडिया में दोस्तों कुछ सी वीड्स जैसे फॉर एग्जांपल रोडमेनिया,
कोडियम एंड एक्यांथोफोरा एंड सारगासम, ये जो है इनमें काफ़ी मात्रा में सॉल्ट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको जो है ह्यूमन भी एज ए फूड के रूप में यूज़ कर लेते हैं। तो ये है पूरा एल्गी इज़ यूज्ड एज ए फूड। दोस्तों फूड में आपको इतने सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, अब आप इसको अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी आप इसको फटाफट नोट करिए। दोस्तों अब आप हेडिंग डालेंगे एल्गी एज ए फूडर। दोस्तों ऐसी बहुत सारी एल्गी हैं जिनका यूज़ हम चारे के रूप में एनिमल्स या कैटल्स के लिए जो है हम चारे के रूप में या फूडर के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोडमोनिया पोमेटा, ओलेरिया एस्कुलेटा, ये जो है फेवरेबल फूड्स होती हैं गोट्स के लिए या काउस के लिए, शिप्स के लिए, जो गाय भैंस बकरी होती हैं उनके लिए जो है हाई मिल्क प्रोडक्शंस के लिए इनको चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। दोस्तों स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इन एल्गी का यूज़ करके उन्हें मिक्स करके एक न्यूट्रिशियस फूडर बनाती हैं, एक अच्छा चारा बनाती हैं, जिससे कि वहाँ के जितने भी किसान हैं उसको खरीदते हैं और उसके बाद वो अपने काउस को या जो भी बफेलो है, शीप है या गोट्स है उनको खिलाती हैं और उससे हाई मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से एल्गी को फूडर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। आप नोट करेंगे सम काइंड्स ऑफ एल्गी सच एज रोडमानिया पोमेटा एंड ओलेरिया एस्कुलेटा आर फेवरेबल फूड्स ऑफ गोट्स, काउज एंड शिप्स। एंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड ये ऐसे देश हैं, ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इन एल्गी का यूज़ करके न्यूट्रिशियस फूडर को प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, इससे जो है गाय भैंस ये सब जो है अगर इनको खिला दिया जाए तो ये हाई अच्छे मिल्क और हाई अमाउंट में मिल्क का प्रोडक्शन करेंगी। द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट लेड टू कंसिडरेबल एक्सपेरिमेंट विद द यूज़ ऑफ सीवीड्स। उस समय पर वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो काउज हैं, हॉर्सेज हैं, उनके लिए जो है सीवीड्स का प्रयोग किया गया चारे के रूप में। ठीक है, और माइक्रोसिस्टिस एक ऐसी एल्गी है जिसका यूज़ हम चिकन को जो है एक गुड फूडर के रूप में देते हैं। ठीक है, एक अच्छे चारे के रूप में उसको दिया जाता है। जैसे अभी मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें जो है फिशेस को किस तरीके से आप देख सकते हैं चारे के रूप में यूज़ किया जाता है, गाय को किस तरह से एल्गी को चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। ज़रा देखिए इस वीडियो को। दोस्तों भारी मिल्क प्रोडक्शन के लिए एल्गी को गाय भैंस बकरी के लिए चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। दोस्तों मोस्टली ब्राउन एल्गी को एज ए फूडर के रूप में यूज़ किया जाता है, जिनमें मोस्टली फ्यूकस, लेमिनेरिया, एस्कोफाइलम ये जो है गाय बकरी भैंस के लिए एज ए फूडर के रूप में, इवन फिशेस के लिए भी जो है एज ए फूडर के रूप में यूज़ की जाती हैं, क्योंकि इनमें भारी मात्रा में विटामिन एंड सोल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एल्गी का यूज़ एज ए फूडर के रूप में यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं एल्गी इन इंडस्ट्रियल एरिया में एल्गी की क्या वैल्यू है। दोस्तों कुछ एल्गी जैसे फॉर एग्जांपल डायटम्स, ये जो है सोइल के साथ अटैच होकर के डायटोमेसियस अर्थ बनाते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें देखो इसका यूज़, ये जो डायटोमेसियस अर्थ है इसका किस किस चीज़ों में यूज़ किया जाता है। एक तो शुगर फैक्ट्रीज में बायोलॉजिकल फिल्टर्स का ये काम करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लास एंड पार्सिलिन बनाने में। ठीक है, एंड मेटल पेंट में और वर्निश में, पॉलिश में, लिक्विड नाइट्रोग्लाइसरीन के एब्जॉर्बेंट भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके कई सारे यूजेस हैं। उसके बाद एक एल्गी से प्राप्त किया जाता है एल्जीन। दोस्तों एल्जीन का जो प्रोडक्शन है वो सीवीड से किया जाता है। जो समुद्री खरपतवार, जो समुद्री एल्गी होती है, मैराइन एल्गी होती हैं, उनसे जो एक सब्सटेंस निकाला जाता है जिसको बोलते हैं एल्जीन। इसके कई सारे यूजेस हैं, मेनी यूजेस हैं। और इन जापान में दोस्तों सारगासम एल्गी से जो है आर्टिफिशियल वूल बनाया जाता है। दोस्तों ऊन जो होता है आर्टिफिशियल ऊन बनाया जाता है सारगासम एल्गी से इन जापान में। कैरेड्रस एल्गी एक ऐसी एल्गी है जिससे कि म्यूसिले जीनस कैराजिनिन प्राप्त होता है, जिसके कई सारे यूजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शू पॉलिश करने में या शैम्पू बनाने में। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। अगार अगार एक फेमस होता है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लें। अगार अगार जो होता है वो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के एल्गी से प्राप्त किया जाता है और इसके कई सारे यूजेस हैं। लैब में कल्चर मीडियम में भी इसका यूज़ किया जाता है, एंड ऑल्सो इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फिश। दोस्तों जो पकी हुई मछलियाँ होती हैं उनके प्रिजर्वेशन, उसको सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और कई सारी ऐसी रेड एल्गी है जैसे फॉर एग्जांपल लेमिनेरिया, फ्यूकस, इनसे कई तरह के इंपॉर्टेंट इसेंशियल केमिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन, ब्रोमीन, एसिटिक एसिड, एसीटोन्स, ये सब जो है इससे बनाया जाता है। किससे? जो कुछ रेड एल्गी है जैसे लेमिनेरिया एंड फ्यूकस। ठीक है, तो ये था इंडस्ट्री में, मतलब मेन पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं और नाम याद कर लेना है कि किन किन चीज़ों से प्राप्त किया जाता है, और फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इसको फटाफट नोट करें।
लेंगे एल्गी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर एल्गी का क्या रोल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें अभी आपने पढ़ा कि जो फूडर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एल्गी जो है एज ए फूडर के रूप में भी यूज़ की जाती है। तो जो फार्मर लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कैटल्स को, जैसे गाय भैंस बकरी, ठीक है, गाय भैंस बकरी या फिशेस का जो मछली पालन करते हैं, वो क्या करेंगे, वो एल्गी को जो है एज ए फूडर के रूप में, उन्हें चारे के रूप में देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एल्गी इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीएससी एग्जामिनेशन पेपर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये कई बार पूछा जाता है और इसको बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि देखो रीज़न क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और क्या होता है, लेकिन देखो मेन रीज़न है नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली इन्वायरमेंट से नहीं ले पाते, ठीक है। अब लेकिन उन्हें ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं ले पाते। तो अब नाइट्रोजन को हमें किसी तरीके से प्लांट को देना है, तो उसका काम कौन करता है नेचर में, वो काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम एल्गी और बैक्टीरिया। कैसे करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्लास मिक्सोफाइसी है, आप इस अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके अंदर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल नोस्टॉक, ओसिलेटोरिया फॉर्मोसा, ठीक है, ओसिलेटोरिया की कई सारी स्पीसीज, नोस्टॉक की कई सारी स्पीसीज, एनाबीना, ये सारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनको रखा गया है मिक्सोफाइसी के अंदर। तो ये जो मैंने नाम लिखे हैं इनको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेंगी, ये इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको सोइल में फिक्स कर देंगे, ठीक है। इनका काम होगा कि भाई मैं सोइल में उसको फिक्स कर दूं। अब उसके बाद जो बचा हुआ काम है, जैसे फॉर अभी भी जैसे इन्होंने सोइल में तो फिक्स कर दिया, लेकिन नाइट्रोजन वो जो है उस जिस नाइट्रोजन को इन्होंने फिक्स किया उसे नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज करने का काम बैक्टीरिया करते हैं। क्योंकि जो प्लांट है वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड के फॉर्म में है, उसको लेंगे नाइट्रोजन को, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम देते हैं नाइट्रोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करेगा, अब उस जो यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया गया था एल्गी के द्वारा, उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देगा, ठीक है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा। और इससे क्या होगा कि जो सोइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी। अब जब सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, यानी जो भी आप प्लांट वहाँ पर उगाते हैं उस पर जो है नाइट्रोजन जो है अपने आप ही उसको ले लेगा, और इस तरीके से जो है जो भी जितने भी क्रॉप्स प्लांट हैं वो सब अच्छे से ग्रो कर जाएंगे और सोइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो ये काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, ये प्रोसेस होता है। तो आप नोट करेंगे, मेनी स्पीसीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी हैव कैपेसिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है। और बाकी जैसे ही सोइल में फिक्स हो जाएगा नाइट्रोजन, अब आगे का काम बैक्टीरिया का है, और फिर बैक्टीरिया अपना जो है नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देगा। उस नाइट्रोजिनस कंपाउंड की वजह से सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, और जैसे ही ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड सोइल में आ जाएगा तो फिर प्लांट अपने आप उसको ले लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपको समझना होता है। तो आपने देखा कि एग्रीकल्चर में भी एल्गी का जो है बहुत सारा रोल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, फीडर के रूप में यूज़ करना, ठीक है। आगे हम देखते हैं मेडिसिनल यूजेस ऑफ एल्गी। दोस्तों एल्गी का मेडिसिनल में क्या यूजेस हैं, तो इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। फ्रेंड्स, एल्गी के मेडिसिनल यूजेस के अंदर आपको कुछ नाम याद रखने होंगे, जैसे सारगासम, जेलेडियम, अगार, क्लोरेला, ठीक है, क्लाइडोफोरा, ये सब जो है इनका मेडिसिनल यूजेस भी है। आप देखेंगे जेलेडियम ग्रेसिलेरिया, इनका इंडस्ट्रियल वैल्यू के साथ साथ फूड वैल्यू के साथ साथ इनका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो है स्टमक डिसऑर्डर्स में भी काम आते हैं, गोइटर में, इस तरह के जो डिजीज़ हैं उनमें ये इनका ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इनसे कई तरह की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी बनाई जाती है। तो इन्हें आप नोट करेंगे, मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स आर ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज देयर फूड यूजेस के साथ साथ। फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स द चाइनीज यूजेस सारगासम एंड वेरियस लेमिनेरियल्स, कुछ लेमिनेरियल्स एल्गी हैं, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर एंड अदर ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल्स। जी दोस्तों, ये जो जेलेडियम होता है, जेलेडियम वेरी अर्ली बिकम एम्प्लॉयड फॉर स्टमक डिसऑर्डर्स में काम आता है, फॉर हीट इंड्यूस्ड इलनेस, इस तरह की जो बीमारी होती है, हीट इंड्यूस से रिलेटेड जो बीमारी होती है, उनमें भी इसका ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। अगार अर्ली बिकम यूजफुल फॉर स्टमक डिसऑर्डर्स, जो अगार होता है ये जो है स्टमक डिसऑर्डर्स में भी काम होता है, एंड एज ए लग्जेटिव के फॉर्म में। उसके बाद आता है सम यूनिसेल्युलर एल्गी, जैसे कि क्लोरेला। दोस्तों क्लोरेला के बारे में ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार। क्लोरेला जो होता है दोस्तों, इससे क्लोरेनिन नाम के एक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। ये जो एंटीबायोटिक है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया से हमें हमारी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। इसमें जो है कार्बन की मात्रा 77.3%, हाइड्रोजन की मात्रा 16.6% एंड ऑक्सीजन की मात्रा जो है 10.9% होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों
दोनों बैक्टीरिया से हमें हमारी प्रोटेक्ट करता है, हमें उनकी बीमारी से बचाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्रिस्टलाइन होता है और 120 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों कारा और नाइट्रिला ये एक ऐसी एल्गी है जो कि मॉस्किटो यानी कि जो मच्छर होते हैं उन्हें मार देती है और हमें मलेरिया से बचाती है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि क्लेडोफोरा एक ऐसी एल्गी है जिससे कि बैक्टीरिया को किल करने वाली मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो एल्गी जो है इसका मेडिसिनल यूजेस भी कई तरह से हैं और ये रिसर्च में भी यूज़ की जाती हैं इन एल्गी का यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला, अभी आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ज़रा इसको देखो। दोस्तों एल्गी का यूज़ न केवल इंडस्ट्रियल एरिया में बल्कि मेडिसिनल एरिया में भी इसका काफ़ी सारा यूज़ है। कुछ यूनिसेल्युलर एल्गी जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरेला से क्लोरेनिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। दोस्तों यह 120 डिग्री सेल्सियस पर भी स्टेबल होती है और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट कराती है। एल्गी के यूजफुल पॉइंट्स में से नंबर 6 पॉइंट डालेंगे, एल्गी इन बायोलॉजिकल रिसर्च। दोस्तों एल्गी का जो यूज़ है वो बायोलॉजिकल रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपको याद होगा हमने सेल बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक कवर किया था न्यूक्लियस के टॉपिक्स के अंदर मैंने वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी कराया था जो कि एसिटाबुलेरिया एल्गी के ऊपर था। दोस्तों एसिटाबुलेरिया एक यूनिसेल्युलर एल्गी है जिसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। तो उस न्यूक्लियस पर हमने एक्सपेरिमेंट करके ये देखा था कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल की कंप्लीट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्लोरेला और यहाँ पर एसिटाबुलेरिया, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वनिया ये सब जो है बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ की जाती हैं। इन रिसेंट ईयर क्लोरेला इज़ बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च एंड द एल्गी रेस्टोर ऑक्सीजन इनटू द स्पेस। दोस्तों एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करती हैं, ऑक्सीजन को रिस्टोर करती हैं स्पेस के अंदर भी। ठीक है, एंड अगेन स्पीसीज ऑफ क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड एसिटाबुलेरिया आर यूज्ड एज ए टूल्स फॉर सॉल्विंग फंडामेंटल बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जेनेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बायोकेमिकल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये सब जो है इन एल्गी के थ्रू जो है सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, इन पर एक्सपेरिमेंट करके, जैसे देख सकते हैं आप वॉल्वनिया फॉर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एसिटाबुलेरिया फॉर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप को अगर आपको देखना हो तो आप जो है एसिटाबुलेरिया एल्गी पर एक्सपेरिमेंट करें। तो एल्गी जो होता है इसको बायोलॉजिकल रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है। 7वां पॉइंट है एल्गी इन सीवेज डिस्पोजल। दोस्तों जो गंदे पानी होते हैं, तालाब, पोखर, जितने भी तालाब होते हैं या फिर गंदी नालियाँ होती हैं, उनमें अलग अलग तरह के कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि एकदम गंदा कर देते हैं। तो उसमें अगर एल्गी हो तो एल्गी क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो इससे जो सीवेज है जो पूरा वो डिस्पोजल हो जाएगा। ठीक है, सीवेज डिस्पोजल में भी ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर नोट करेंगे कुछ एल्गी के नाम, यहाँ पर नाम भी नोट करना ज़रूरी है। स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, स्कैंडेमस एंड क्लोरेला एंड यूग्लिना आर यूज्ड इन ए सीवेज डिस्पोजल, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर यूग्लिना, क्या यूग्लिना एक एनिमल है या प्लांट की कैटेगरी में रखा जाए? दोस्तों यूग्लिना जो होता है ये एनिमल और प्लांट के बीच एक लिंक क्रिएट करता है, क्योंकि आप इसको कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि हाँ ये एनिमल है, क्योंकि इसके कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एनिमल से सिमिलरिटी शो करते हैं और कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि बताते हैं कि यूग्लिना जो होता है वो प्लांट की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं यूग्लिना के बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है यूग्लिना एनिमल फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर, वहीं पर मैं बता चुका हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना यूग्लिना भी हेल्प करता है। यूग्लिना प्लांट और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ठीक है, आप इसको कंप्लीटली, जो बॉटनिस्ट होते हैं वो यूग्लिना को प्लांट मानते हैं, जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूग्लिना को एनिमल मान के स्टडी करते हैं। ठीक है, प्लांट्स फॉर द प्रोवाइडिंग थ्रू फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रिपीट डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज डिस्पोजल बाय बैक्टीरिया। तो एल्गी हमेशा ध्यान रखना सीवेज डिस्पोजल में, बायोलॉजिकल रिसर्च में, फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ की जाती है। कुछ एल्गी एज ए माइनर मतलब कि खाद और फर्टिलाइजर का काम करती हैं। ठीक है, कौन सी एल्गी? एग्जाम्पल याद करेंगे, सीवीड्स, जो दोस्तों समुद्री खरपतवार होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेथोमिनियन एंड लेथोफाइलम। ठीक है, लिथोफाइलम एंड लिथोमिनियन, ये एक ऐसी एल्गी, ऐसी मैराइन एल्गी है जिसका एक समुद्री खरपतवार के नाम से इनको जाना जाता है, बट ये सीवीड्स जो होती हैं वो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ की जाती हैं। साथ में जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो भी एक तरीके से फर्टिलाइजर का ही काम कर रही हैं, क्योंकि वो भी आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कर रही हैं। तो हमें फर्टिलाइजेशन और खाद के रूप में देखा जाए तो ये सीवीड्स और ब्लू ग्रीन एल्गी ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और भी इसके अलावा एल्गी का फंक्शन है, एल्गी कॉन्स्टिट्यूट द लिंक ऑफ फूड चेन। अब आपको पता है कि एक तालाब में एल्गी है, ठीक है, अब उस एल्गी को जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं,
ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको खाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम मछली की फिश की बात कर लेते हैं, वो क्या करेगी, एल्गी को खाएगी, एल्गी को खा करके वो पेट भरेगी अपना। तो इस तरीके से अब उस फिश को कौन खाएगा, उस फिश को ह्यूमन खाते हैं। तो मतलब एक तरीके से लिंक बना चलता जाता है, ठीक है। एल्गी एक तरीके से प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम कर रही है, ठीक है। एल्गी जब आप प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद उसका प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं। तो एक तरीके से क्या कर रही है, ये फर्स्ट लिंक है, ये जो है फर्स्ट लिंक यहाँ पर निकल कर आ रही है, प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम कर रही है, ठीक है। तो फूड वेब के अंदर भी आप देखेंगे कि एल्गी एक तरीके से फूड चेन का भी काम करती हैं। और इसके बाद आप देखेंगे एल्गी इज़ यूजफुल इन फिश कल्चर, फिश के कल्चर में भी एल्गी का यूज़ किया जाता है। एंड फाइनली एल्गी इज़ यूज्ड फॉर द रिक्रिएशनल पर्पस। दोस्तों रिक्रिएशनल पर्पस यानी कि मनोरंजन पर्पस पर भी एल्गी का यूज़ किया जाता है। कैसे दोस्तों, जैसे आपने तालाब होते हैं, सीज, लेक्स, इनमें क्या करते हैं, एल्गी के तरह तरह की जो कलरफुल एल्गी है उनको जो है इनमें ग्रो कराया जाता है, तो काफ़ी अच्छे सुंदर दिखाई देता है, मतलब ब्यूटीफुल पर्पस। तो इस तरीके से रिक्रिएशनल पर्पस पर भी एल्गी को ग्रो कराया जाता है, करेक्ट। तो अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो एल्गी के यूज़फुल एक्टिविटीज़ को देखने के बाद अब आप नोट करेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ एल्गी। जैसा कि मैंने आपको कहा हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी आपको मेंशन करना है। तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ में हम सबसे पहले नोट करते हैं वाटर ब्लूम्स। दोस्तों वाटर ब्लूम्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि एमएससी और बीएससी में 2-2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको आप अलग से भी नोट कर लेना, ठीक है। जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में देखा था, एल्गी की जो है 11th क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वहाँ पर आप जाकर अगर आपको चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी टॉपिक, तो या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं मिक्सोफाइसी। दोस्तों मिक्सोफाइसी उस क्लास के अंदर, उन 11 क्लास के अंदर एक क्लास है मिक्सोफाइसी, और मिक्सोफाइसी के अंदर जितनी भी एल्गी हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसिस्टिस, क्रोकोकस एंड ओसिलेटोरिया, एनाबीना, ये सब जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये मिक्सोफाइसी के अंदर ही रखे गए हैं। ये दोस्तों तालाब के अंदर जो है वाटर ब्लूम्स क्रिएट करते हैं, और वाटर ब्लूम्स क्रिएट करने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स को देखने पड़ता है तालाब या झील के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेस्टिंग ऑर्डर, ठीक है, बेकार तरह का ऑर्डर होता है। आपको पता है कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनका जो सेल वॉल होता है वो म्यूसिलेजिनस होता है, ठीक है। और म्यूसिलेज सब्सटेंस जब वो सड़ जाता है तो उस पर बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं। अब जैसे ही उस पर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो और ज़्यादा दुर्गंध क्रिएट करता है, ठीक है। और इस तरह से वाटर के अंदर दोस्तों पॉइजन ऑर्डर उत्पन्न होता है, मतलब बहुत ही गंदा ऑर्डर उत्पन्न होता है, एक गंदी स्मेल आती है। और इसके अलावा वाटर जो है वो पॉइजनस हो जाता है। अब यहाँ पर पॉन्ड्स हो या कोई तालाब है या झील है, वो पूरा जो पानी है वो पूरा जहरीला हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पॉन्ड्स के अंदर जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल फिश, ठीक है। तो ये था पूरा वाटर ब्लूम्स। दूसरा पॉइंट है पैरासाइटिक एल्गी। पैरासाइटिक का मतलब परजीवी। अब कुछ एल्गी जैसे फॉर एग्जांपल सिफेल्यूरियोस, ये चाय की पत्तियों पर दोस्तों पैरासाइटिक के फॉर्म में पाई जाती है, और उन पत्तियों को डैमेज कर देती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। तो ये भी एक तरीके से हार्मफुल एक्टिविटीज़ के अंदर आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है पॉन्ड्स एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है दोस्तों महामारी, ताल महामारी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे आप, तालाब के अंदर महामारी या ताल महामारी भी इसको कहा जाता है, पॉन्ड्स एपिडेमिक। कुछ एल्गी होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल कई सालों तक टिक जाएं किसी तालाब में, तो उसमें पूरा महामारी जो है फैल जाता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, ये एक ऐसी एल्गी है जो कि डेमोइक एसिड जिससे जो है प्रोड्यूस होता है, डेमोइक एसिड जो कि न्यूरोटॉक्सिक होता है, ठीक है। नोट करेंगे स्यूडोनिचिया, ठीक है, स्यूडोनिचिटिया। ये क्या करता है, इससे जो है कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं डेमोइक एसिड। डेमोइक एसिड जो होता है वो दोस्तों न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब हमारी जो नर्व सेल्स होती है उनको ये डिस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव ऑफ नर्व सेल्स। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं हमारी नर्व सेल को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो आप ये 4 पॉइंट्स आप हार्मफुल एक्टिविटीज़ में मेंशन कर सकते हैं। सो गाइज ये था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, जिसमें हमने देखा इसकी हार्मफुल और यूजफुल एक्टिविटीज़ को। सो आई गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको और भी इस तरह की वीडियोस चाहिए या पहले से ही आपके सिलेबस की कई सारा जो मैं सिलेबस कवर कर चुका हूँ, तो आप इस चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।